हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी होती है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की यूजीसी नेट के लिए होती है। नेट की परीक्षा आपकी जून 2024 में होने वाली है। 18 जून को आपका एग्जाम है। तो यहाँ पर हम जो तैयारी करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आपको 500 क्वेश्चन सीरीज़ मिल रही है। अभी चल रही है वो जो है आपकी सीरीज़, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करेंट अफेयर्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पेपर 1 के लिए मिलती हैं। यूनिट वाइज सारी चीज़ें कवर करवा दी गई हैं। और आपको यहाँ पेपर 2 एजुकेशन में भी 500 क्वेश्चन की सीरीज़ और जितने भी यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक्सेल इन एजुकेशन। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, आपको बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो न्यू पैटर्न में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें आपको एडवांस लेवल तक सब चीज़ समझाया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के 2022 और 23, ठीक है, ध्यान से देखिए, 2022 और 23 के क्वेश्चंस को यहाँ देखते हैं और उन्हीं के आधार पे कॉन्सेप्ट भी समझिएगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग सभी के लिए प्रॉब्लम ही लगती है, समझ में नहीं आते हैं कॉन्सेप्ट, है ना। तो इनको समझने की कोशिश करिए और इनके जो टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में समझिए। ठीक है, तो आज की जो सीरीज़ है वो डे 8 है ना, 8वें नंबर की सीरीज़ है 500 क्वेश्चन में पेपर 1 की। पेपर 1 की इसी तरह से सीक्वेंस से आप देख सकते हैं सारे जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और साथ में जितने भी स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, मतलब जो सांख्यिकी कॉन्सेप्ट है ना, वो भी मैंने आपको करवाए हैं। रिसर्च में ये सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में आपको मैंने कुछ आपको की पॉइंट्स बताए हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जिनके आधार पे लॉजिकल रीजनिंग के कुछ खास सवालों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और यहाँ से हर दिन वीडियो आपको शाम को 6 बजे मिल जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये 8वें नंबर की सीरीज है तो 71 क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछ रहा है, यह आपका 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सब कॉन्ट्रेरीज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे ऑल नर्सेज आर केयरिंग, है ना, नो नर्सेज आर केयरिंग ह्यूमन बींग्स, फिर सम और सम नॉट। देखिए अलग अलग दिए हैं, सम नर्सेज आर केयरिंग ह्यूमन बींग्स, सम नर्सेज और नॉट केयर ह्यूमन बींग। इस तरह से ABCD करके आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए इस तरह के सवालों को आपको ये वाला फिगर आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में कल भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे तो उसमें करवाया था। तो देखिए ए होता है ऑल, जिसको हम कहते हैं, है ना, और दूसरा है आपका, मतलब ए जो है यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, और आपका ई क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाता है, और फिर है ये सम, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, एंड ओ पर्टिकुलर नेगेटिव, है ना। तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव मतलब सभी SP हैं, एवरी SSP ए को कह रहा है। ई क्या है, नो SSP नहीं है ना, कोई भी नहीं है। और यहाँ पर सम, ठीक है, और उसके बाद सम नॉट, सम S इज नॉट P। अब सब कॉन्ट्रेरीज कह रहा है, मतलब I और O आपके यहाँ पर कनेक्ट होंगे, है ना। यहाँ पर देखिए सब कॉन्ट्रेरीज के बारे में बात कर रहा है ना सवाल, आप देखिए अपना सब कॉन्ट्रेरीज, तो यहाँ पर सम और सम नॉट वाले आपके ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें जो आपके यहाँ पर बनेंगे, कौन से बनेंगे, तो यहाँ देखिए C है ना, सम और सम नॉट, C और D ऑप्शन आपका ये आ रहा है, मतलब ये सही होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऐसे ही सवाल आते हैं और जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप वो भी गलत कर देते हो। ठीक है, और यहीं पे आपका वेरिएशन शुरू हो जाता है, जो मार्क्स में दिखाई देता है कि हम नेट नहीं कर पाए और लोगों का JRF हो गया, है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट की बात हो रही है ना। लॉजिकली इक्विवेलेंट मतलब ये देखिए ऐसे होते हैं स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट, मैं इसको ऐसे बताती हूँ, जैसे देखिए कोई भी एक स्टेटमेंट जिसको कथन कहते हैं, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिनको हमने S और P कहा, है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, ये शामिल होते हैं। और इसी मतलब जो भी ये कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, इसको हम AEIO, जैसे अभी हमने फिगर में देखा था, है ना, इस आधार पे हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 4 तार्किक रूपों में मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है, घटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या है,
AEIO के बारे में आपने पढ़ा है ना, और इसी में हमको इक्विवेलेंट बनाना है कि किस तरह से। तो इक्विवेलेंट मतलब जिसको हम ट्रांसफर्स कर रहे हैं, रूपांतरण वो अनुमान होता है जिसमें कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है परस्पर जुड़े होते हैं, है ना। और यहाँ पर जो तार्किक दृष्टि से समतुल्य की बात हो रही है, तो समतुल्यता से मतलब ये होता है कि उसके फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, जो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, और यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब उसको लिखने का तरीका हमारा बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है नो SSP नो PES, है ना, दोनों चीज़ सेम है, कोई भी SP नहीं है। तो यहाँ पर इसमें देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है नो SSP और नो PES, है ना, तो इस तरह से दोनों ही सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट की बात हम करें तो देखिए ऑल S आर नॉन P, है ना, एक ही चीज़ है, ये भी यही कह रहा है। तो इस तरह से A B C और आपके ये वाले जो हैं इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। ये वाले आपका यहाँ पर ये वाला इक्विवेलेंट, ये सारे टर्म्स आपके इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से सवालों को आपको हल करना है। इक्विवेलेंट की बात जहाँ पे आएगी तो आपको बस खाली उसके फॉर्म में चेंज कर देना है ना, उसका अर्थ नहीं बदलेगा, ठीक है। अर्थ वही आना चाहिए, जो उसकी मीनिंग निकल के आ रही है वो वही आएगी, बस आपको उसका तरीका बदल देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फैलेसीज से क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज आपसे पूछी जाती है ना। यहाँ पर मैं उतना आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर चीज़ें हम समझ रहे हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो आपको दूंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जो कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन में कुछ नए टॉपिक्स आ जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है, तो ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में पूरा पढ़ लेंगे, तो आपको पूरी चीज़ें सिलसिलेवार ढंग से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए इसमें इनफॉर्मल फैलेसीज पूछ रहा है, ये कह रहा है राजनीतिक स्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि आर्थिक प्रगति, देखिए इसमें पहले ही से वो नियम बता रहा है, मतलब उसका जो भी रिजल्ट आया ना, जो भी निष्कर्ष आया वो बता रहा है कि राजनीतिक स्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि आर्थिक प्रगति केवल राजनीतिक स्थिरता के साधनों से ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपसे पूछ रहा है इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है बेगिंग द क्वेश्चन, ये आपकी इनफॉर्मल फैलेसीज है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें बेगिंग द क्वेश्चन में जब कोई तर्क बिना किसी सबूत या समर्थन दिए अपने निष्कर्ष को सच मान लेता है, मतलब यहाँ पर देखिए पहले ही निष्कर्ष इन्होंने बता दिया कि जो भी इनका रिजल्ट आना है इन्होंने पहले ही बता दिया कि राजनीतिक स्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है ना, क्योंकि आर्थिक प्रगति केवल राजनीतिक स्थिरता के साधनों से ही प्राप्त की जा सकती है। अब जब आप पहले से ही कह देते हो कि भाई ऐसा ही होना है, तो उसमें क्या कोई साक्षी या कोई तर्क देगा, है ना, क्योंकि पहले से ही आप अपना निष्कर्ष दे रहे हो और इसी को सच मान लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाती है बेगिंग द क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह की बहुत सारी इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं, जिसको मैं आपको एक वीडियो में आपको पूरी इनफॉर्मल फैलेसीज और एक में फॉर्मल फैलेसीज सारी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इससे आपकी ये चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपको ऐसे ही पहचानना है ना। जब आप उसके जो है फीचर से समझ लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। देखिए इसमें कह रहा है आत्माश्रय दोष, बेगिंग द क्वेश्चन एक ऐसा तर्क दोष होता है जो जब उत्पन्न होता है जब निष्कर्ष आधार वाक्यों में, मतलब निष्कर्ष पहले से ही मौजूद है, ठीक है। इसमें हमको किसी साक्ष्य या किसी प्रमाणों के आधार पर नहीं प्रूव करना है, पहले से ही वो निष्कर्ष निकल के आ रहा है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर 74 ब्रह्मांड में सभी परिघटनाएं नैतिक मूल्यों से संतृप्त होती हैं, इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चीनियों के लिए ब्रह्मांड एक नैतिक ब्रह्मांड है। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, ब्रह्मांड एज ए होल की बात कर रहा है, ठीक है। ब्रह्मांड यूनिवर्स की बात हो रही है कि यहाँ पर देखिए यूनिवर्स आर सैचुरेटेड विथ मोरल वैल्यूज, ठीक है ना, यूनिवर्स की बात हो रही है। फिर उसमें से यहाँ पर एक पर्टिकुलर को निकालिए चीनियों के लिए, कि जो चाइनीज़ हैं यहाँ पर चाइनीज़ के लिए ब्रह्मांड एक नैतिक ब्रह्मांड है, तो किसी एक की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो हो जाता है ये आपका फैलेसीज ऑफ कंपोजिशन होता है, ठीक है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में होता क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें मतलब पहले सभी हमने एक एज ए होल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रह्मांड की बात की। अब उसमें से फिर चीनियों के लिए बात हो रही है, तो ये दोष किसी पद को व्यक्तिक मतलब एक इंडिविजुअल के अर्थ में ग्रहण करने के बाद उसका एज ए होल अर्थ में प्रयोग करने से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने उस एक पर्टिकुलर के बारे में बात करके और फिर एज ए होल की यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो इस तरह से निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि चीनियों के लिए ब्रह्मांड एक नैतिक ब्रह्मांड है, मतलब एक
इंडिविजुअल की बात हो रही है और पहले एज ए होल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये इनफॉर्मल फैलेसी, फैलेसीज ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन से आप ऐसे समझ लो कि जैसे किसी का मास है ना, जो उसका जैसे उसका भार क्या है ना, वो कितना स्थान लेता है, तो स्थान से ही हम समझ लेते हैं कि जैसे कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा है। अब चीनी क्या है, एक छोटे से उसकी बात है ना, तो ये जो स्पेस की बात हो रही है ये वाली चीज़ है, ठीक है, कि यहाँ पर ये कितने बड़े की बात हो रही है, फिर उसमें से एक छोटे से पार्ट की बात हो रही है, ठीक। तो ये हो जाता है आपका फैलेसीज ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन से मतलब यही होता है जिसको हम मास कहते हैं, कि मतलब कितना एरिया उसके अंतर्गत है ना। तो ये हो जाता है आपका, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर, निम्न में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट की बात हो रही है। इसी के तरह के ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैंने आज दिए हैं, जिससे कि अभी लास्ट में मैं जब आपको इसके की पॉइंट्स निकाल के बताऊंगी ना कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो वो आपको ही समझ में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी हमने करा, और अब लॉजिकली इक्विवेलेंट की बात हो रही है। अब इसमें कह रहा है नो मेटल्स आर गैसेस, नो गैसेस आर मेटल, है ना। तो ये भी बात सही है कि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन ये सही चीज़ें हैं, है ना। अगर इनका आप मीनिंग निकालोगे तो भी यहाँ कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, है ना। अब उसके बाद अब देखो फिर है ऑल मेटल्स आर नॉन गैसेस, ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंट में यही देखना है कि उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बस उसको हमको उसके ट्रांसफॉर्म में, मतलब उसका जो रूप है इसको बदल के लिखना है, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाता है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाता है ना। तो ये हो जाता है आपका, यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट आप देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है, जो ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन, है ना। तो यहाँ पर रेक्टेंगल आपका किस तरह होता है, देखिए ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं। और आपके पॉलीगन तो कैसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यह पॉलीगन जिसमें कि बहुत सारे आर्म्स होते हैं, पॉली आर्म्स, है ना। अब इसमें यहाँ पर देखो ये कह रहा है सम रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन और नो रेक्टेंगल्स आर यहाँ पर नॉन पॉलीगन, है ना। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है, कि सभी आयत, जब सभी की बात हो ना तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको, सम को नो में कर देंगे, ठीक। सभी आयत है ना तो नो कर देंगे, और आयत मतलब बहुभुज है तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा नो रेक्टेंगल आर नॉन पॉलीगन, ठीक है। मतलब सभी को हमने ऑल नो रेक्टेंगल्स कर दिया और बहुभुज को नॉन पॉलीगन, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका नो रेक्टेंगल्स आर नॉन पॉलीगन। इसी को चेंज करने का मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, है ना। और कॉपी पेंसिल निकाल के बैठा करिए, ताकि मैं जो आपको की पॉइंट्स बताऊं वो आपके लिए हेल्पफुल हो। देखिए मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो बस आप अपने नोट्स बनाते चलिए हर चीज़ की अलग अलग कॉपी में, जिससे आपको एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अभी भी 1 महीने का समय है, आप अच्छे से तैयारी बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज़ें आपको बताएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन है। लॉजिकली इक्विवेलेंट की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट सम प्लांट्स आर इंसेक्ट ईटर्स, है ना। सम प्लांट्स की बात हो रही है, इंसेक्ट ईटर की बात हो रही है, तो हम सम को कैसे चेंज करेंगे। सम को यहाँ पर देखिए, अभी तो कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं दे रखा है ना। तो यहाँ पर सम तो सम ही रहेगा। सम प्लांट्स आर इंसेक्ट है तो नॉन इंसेक्ट ईटर हो जाएगा, है ना। सम प्लांट्स आर नॉन इंसेक्ट ईटर, इस तरह से। ये भी देखिए 2023 में आपसे सवाल पूछा है, तो बहुत इजी सवाल आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और इंडियन लॉजिक में आपको इतने अच्छे तरीके से बता दूंगी कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि उसमें फिलॉसफी वाला भी पार्ट आता है, लेकिन वो भी आपको बहुत ईजी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे, इसीलिए मैंने कहा ना कि 2022-23 के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे आपने देख लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, है ना। तो 2022 के भी मैंने इसलिए दिखा दिए, और 2023 तो कोई बहुत फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल होता है उनमें कोई चेंज क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। मैथ्स है तो मैथ्स की ही तरह आएगी ना, एवरेज में कुछ और थोड़ी हो जाएगा। बस अब एनटीए ये कर रहा है कि थोड़ा लेंदी कर रहा था, तो अभी क्या है पेपर पेंसिल मोड पे है, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करके चलिएगा, ठीक है। कोई भी सवाल नहीं आए तो उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा और कहीं पे मार्क कर दीजिए कि इस नंबर का मैंने छोड़ रखा है। तो उससे आपको क्या है, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, भले ही आप कुछ भी लगा के आना, ठीक है। नहीं भी हल हो रहा है ना तो कुछ भी आप लगा देना, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ये आपका
स्टेटमेंट के सवाल है, ठीक है। स्टेटमेंट में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें कह रहा है न्याय सिलोगिज्म हैज़ 3 प्रोपोजिशंस। तो न्याय वाक्य में क्या होता है, न्याय वाक्य में 5 प्रस्ताव होते हैं और 5 पद होते हैं। कौन कौन से, तो 5 होते हैं, तो ये तो मतलब गलत हो गया, ठीक है, ये वाला तो रॉन्ग हो गया क्योंकि 5 होते हैं। अरस्तुवादी न्याय वाक्य में 5 प्रोपोजिशंस होते हैं, तो इसमें 3 होते हैं, ठीक है ना। तो एरिस्टोलियन सिलोगिज्म में 3 प्रस्ताव और 3 पद होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला भी गलत हो गया। कौन कौन से होते हैं इसको भी जान लेते हैं। तो न्याय वाक्य में देखो यहाँ पर प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय जिसको अनुप्रयोग कहते हैं, एप्लीकेशन, और निगमन, निष्कर्ष, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और वैसे जब मैं आपको पूरा पढ़वाऊंगी ना तो उसमें आपका कवर करा दूंगी, ठीक है। उसमें लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सब आपको समझा दिए जाएंगे विद एग्जाम्पल। और अरस्तुवादी में देखिए 3 प्रमुख पद होते हैं, 3 प्रस्ताव, 3 प्रोपोजिशंस होते हैं। कौन कौन से, एक प्रमुख आधार हो गया, है ना, एक लघु आधार जिसको प्रमाइस कहते हैं, और फिर निष्कर्ष, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, तो दोनों ही रॉन्ग है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है ना। तो कहीं पर ऐसे मेंशन नहीं रहता है, लेकिन सवाल आपके ऑथेंटिक ही दिए जाएंगे, इधर उधर के सवाल नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा, और इसीलिए मैं मेंशन भी कर देती हूँ। कहीं कहीं पे है कि बहुत लंबा जब क्वेश्चन हो जाता है तो वो छूट जाता है कि किस सन में आया था, लेकिन जब आपसे कहा है 2022-23 के, तो 2022-23 के ही क्वेश्चन रहेंगे, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, इसकी अवधारणा क्या है। द नोशन ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इज ए, है ना, ये क्या है, निरपेक्ष आदेश की अवधारणा क्या है। तो ये है आपके मोरल लॉ से संबंधित होती है, ठीक है, ये आपका मोरल लॉ से संबंधित होता है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो जर्मन दार्शनिक थे उनका नाम था इमैनुअल कांट। इन्होंने नैतिकता की जो एपिस्टोमोलॉजी, तत्व मीमांसा थी, इसके आधार पर पेश किया था। कांट ने ये बोला, कांट का ये मानना था कि कुछ नैतिक कानून होते हैं जो सभी पर लागू होते हैं, भले ही उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं या ज़रूरतें, उनकी कुछ भी हो, नीड्स कुछ भी हो, उनकी कुछ भी विशेष हो, लेकिन उनका एक ऐसा नियम कानून होना चाहिए और जो सभी पे लागू है, मतलब एफर्मेटिव लॉ को फॉलो करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल उस एक सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करें जिसके द्वारा आप एक ही समय में वो मतलब ये ऐसा कर सकते हैं कि एक यूनिवर्सल कानून बन जाए, ठीक है। मतलब ऐसा आप ये कह सको कि एक यूनिवर्सल लॉ है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इन्होंने ये मोरल लॉ में बताया कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ये भी सवाल आपका 2023 में पूछा गया है ना। तो इस तरह के सवाल आपसे, जब देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया ना कि ये 2023 में है, तो ये सारे सवाल आपके 2023 वाले ही चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो 2023 के ही हैं, है ना। तो इसलिए सब में डालना कोई वो नहीं होता है, नहीं भी डल पाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ये भी फैलेसी से है। इसमें कह रहा है, और देखिए हर बार अलग अलग आपको फैलेसी पूछी जाती है, ठीक है, तो उसकी क्या है, फीचर्स को पहचानना ज़रूरी होता है। अब इसमें कह रहा है पिछले 5 वर्षों में किताबों में पहले से कहीं अधिक कानून जोड़े गए हैं, और फिर भी उसी अवधि के दौरान किए गए अपराध की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्षों में किताबों में बहुत ज़्यादा कानून वगैरह जोड़ दिए हैं, और उसी की अवधि के दौरान अपराधों की संख्या भी वृद्धि हुई है। तो अपराध दर कम करने के लिए हमें कानूनों को खत्म करना होगा, है ना। अपराध दर को कम करने के लिए हमें कानूनों को खत्म करना होगा। अब ये क्या कह रहा है, एक तरह के कारण और संबंध बता रहा है ना, कार्य कारण संबंध बता रहा है, जिसको हम पढ़ते हैं नहीं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो अब इसमें ये कह रहा है कि पहले मतलब ये भी कह रहा है कि कानून भी अधिक जोड़ दिए गए, और ये भी कह रहा है कि अपराध की संख्या भी बढ़ गई है। मतलब दोनों चीज़ें बता रहा है ना, कारण भी बता रहा है और उसका वो भी बता रहा है कि क्यों हो रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए अपराध दर को कम करने के लिए हमें कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। तो एक तरह का एक पहले से ही एक ऐसा कारण बता दिया गया, उसमें एक जो है एक लिंक बता दिया गया है कि इसके साथ यही एक कारण होगा। तो इस तरह का ये जो आपकी फैलेसी होती है ये फॉल्स कॉज होती है। फॉल्स कॉज में आपका ये हो जाता है कि ऐसी कोई घटना, मतलब जो कोई पर्सन है वो गलत तरीके से मान लेता है कि दो चीज़ों या घटनाओं के मध्य कोई कारणात्मक संबंध मौजूद है ना। तो इस तरह से फॉल्स कॉज एक जो है क्रिएट हो जाता है ना, कि ये पर्सन यहाँ पर ये मान लेगा कि अच्छा ऐसा कारण है कि बहुत सारे कानून बने, तो मतलब किताबों में बहुत सारे कानून जोड़े गए तो अपराधों की संख्या भी बढ़ गई। तो ऐसा कोई नियम थोड़ी ना है, तो ये एक फॉल्स ही कॉज हो जाता है ना यहाँ पे ये आपका। अब देखिए अब हम मैंने कहा था ना कि सरल वाक्यों को मतलब लॉजिकली हम कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो देखिए जब इनको पहचानने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए जब कभी ऑल आए, एवरी आए, ईच आए, है ना, एनी
इन ऑल, ऑलवेज, सर्टेनली, एब्सोल्युटली, मतलब जब यहाँ पर सबकी बात हो और पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो उसको क्या करेंगे जो है पॉजिटिवली, मतलब जो आपका यूनिवर्सली एफर्मेटिव है ना, ए में हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य पढ़ा लिखा है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रत्येक की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे सभी, है ना, ऑल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एनी मैन कैन डू दिस, इसको हम करेंगे सम मैन आर पर्सन्स हु कैन डू दिस, ठीक है। एनी को हमने सम मैन में कर दिया, कैन तो हु कैन डू दिस, ठीक है। अब अगर इसमें कोई नेगेटिव हो तो उसको हम पर्टिकुलर नेगेटिव में कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका ये हो जाता है आपका यूनिवर्स, मतलब सर्वव्यापी जो है ए में, मतलब जो हम ऑल की बात करते हैं उसमें हो जाता है। और यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो उसको हम पर्टिकुलर नेगेटिव सम नॉट में कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो SP वाला आता है ना, ओ वाला आपका, उसमें कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट आप देखो, इसके कुछ रूल्स हैं, यही मैंने आपको बताए हैं। यदि किसी वाक्य में मान लो नो आया है ना, जिसमें अभी हमने पढ़े बहुत सारे जो एग्जाम्पल थे, नो, नन, नॉट, ए सिंगल, इन, नो केस, है ना, कोई नहीं, एक भी नहीं, किसी दशा में भी नहीं, जैसे ये सारे जो क्लॉज आए आपके, है ना, किसी एक का प्रयोग किया जाए तो इसको यूनिवर्सल नेगेटिव, जब हम नो, नन इस तरह की बात करेंगे तो यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब ई में इसका रूपांतरण किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिए हैं काफ़ी सारे। अब देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, वो वाक्य जिसमें कि समटाइम्स, इन सम केसेस, कुछ की बात हो रही है, ठीक है। ए फ्यू, द फ्यू, है ना, ए लार्ज नंबर, मेजॉरिटी, सर्टेन, मोस्ट, मोस्टली, और पॉजिटिवली हो, तो इसको क्या करेंगे पर्टिकुलर एफर्मेटिव, है ना, आई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा था ना AEIO, है ना, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, उसी से सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि बहुत विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो क्या करेंगे हम कुछ, है ना, देखियो ऑल की बात हो रही है ना, और इसको हम सम में कर देंगे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव। जब पर्टिकुलर एफर्मेटिव है तो ये आई वाक्य, मतलब यहाँ पर सम में बात करता है पॉजिटिवली। मनुष्य कभी कभी सच बोलता है तो कुछ मनुष्य सच बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम सम की बात करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ लॉज होते हैं जिनसे आप आसानी से इनको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको, बहुत ईजी भी मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि इस तरह के सवाल आपके गलत ना हो। आपने देखा भी है कि 2023 में भी ऐसे सवाल पूछे गए, है ना, तो आपको ये चीज़ें आपको बिल्कुल आज की वीडियो में समझ में आ गई होंगी। और ऐसे ही हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और आप लोग भी अपने बताइए कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, ताकि मैं वो वीडियोज़ भी आपको दे दूँ, है ना। तो आप लोग बताइए, और करंट अफेयर भी, उसको भी मैं, उसकी सीरीज़ भी यहाँ पर मैं चला रही हूँ, ठीक है। तो उन करंट अफेयर्स को देखिए, क्योंकि करंट अफेयर आपके हायर एजुकेशन से हैं, पीपल एनवायरनमेंट और ICT रिसर्च यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स।